वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 15। पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली ने चेयरमैन को चर्च में बुलाया था और उसे जेजे की सारी काली करतूतों का प्रूफ भी दिखाया था। जब चेयरमैन ली को सामने आने को कहता है तो ली उसके सामने आ जाता है दोस्तों। और क्योंकि पता है आपको डोडो ग्रुप में ली का नाम चैंग है, तो चेयरमैन चौंक कर पूछता है कि चैंग, क्या तुम मुझे सारा प्रूफ दिखा रहे थे? अरे तुम्हें अगर मेरी मदद करनी थी तो छुपकर करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? ली कहता है, देखिए हर वक्त आपको कई लोग घेरे होते हैं जो खुद को आपका वफादार बताते हैं, वो कभी मुझे आपके करीब आने ही नहीं देते, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। इतना ही नहीं, मैं जेजे के साथ रहकर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और अगर जेजे को पता चल जाता कि मैं उनके खिलाफ काम कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ते। चलो बहुत अच्छी बात है, पर तुम जेजे के खिलाफ क्यों काम कर रहे हो? तुम्हारी उससे ऐसी क्या दुश्मनी है? सर, जेजे ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया था और उसी का बदला मैं उससे लेना चाहता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जेजे को सजा मिले, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही जेजे को पूरी तरह से मिटाने के लिए निकल पड़ा। अरे पर जेजे ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे परिवार के साथ? ली दोस्तों बताने वाला होता है, लेकिन तब उसे दूर से किसी की आहट सुनाई देती है। ली कहता है कि मैंने आपको अकेले आने को कहा था, लेकिन लगता है आप किसी को साथ लेकर आए हैं और अब मुझे आप पर भी भरोसा नहीं है। कहकर दोस्तों वो जल्दी से निकल जाता है, पर एंड्रयू उसको जाते हुए देख लेता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये कौन हो सकता है। वो ली को फॉलो करता है, पर ली ने मास्क पहना होता है और एंड्रयू को एक छोटी गली में लेकर जाकर वो पीट भी देता है। तब वो एंड्रयू का चेहरा देखता है और वो समझ आता है कि एंड्रयू चेयरमैन की जासूसी करने आया होगा, मतलब चेयरमैन ने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया था। इसलिए वो चेयरमैन को कॉल करके कहता है कि सर, बाकी बातें मैं ऑफिस में आके बताऊंगा। दोस्तों अगले दिन जेजे ली और एंड्रयू से कहता है कि हमारे बीच कोई दुश्मन है, कोई स्पाई है जो हमारी सारी बातें चेयरमैन को बता रहा है और हमें उसका पता लगाना ही होगा। इस पर दोस्तों ली एंड्रयू को घूरने लगता है, तो एंड्रयू घबराकर कहता है कि अरे मुझे क्या देख रहे हो? तुम मुझे स्पाई समझ रहे हो क्या? मुझे तो तुम पर शक है। दोनों ही दोस्तों एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं, तो जेजे कहता है कि चुप हो जाओ दोनों। देखो ली, आजकल चेयरमैन तुम्हारे साथ क्लोज है, तो तुम उसके साथ ही रहकर पता लगाओ कि वह स्पाई कौन है। अब दोस्तों जेजे के जाने के बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाती है शुरू। इतने में मोजो आ जाता है और ली से कहता है कि उससे माफी मांगो। ली चिढ़ जाता है कि इससे माफी मैं क्यों मांगू? मोजो बताता है कि ये चेयरमैन का बेटा है, समझे, इसीलिए। ली बौखला जाता है कि क्या चेयरमैन का बेटा? ये चल क्या रहा है इस कहानी में? आए दिन हर कोई ट्विस्ट पे ट्विस्ट देता जा रहा है। वो एंड्रयू से कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, चाहे चेयरमैन के बेटे हो या किसी के बेटे, पर मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुम किसी दिन इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे तब देखा जाएगा, शायद तब तक मैं इस कंपनी को छोड़कर भी जा चुका हूँ वैसे भी। एंड दोस्तों एंड्रयू एकदम विलन जैसी टोन में कहता है कि ये तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब ली मोजो से पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक बात बताइए, ये चेयरमैन का बेटा कैसे हो सकता है? ये तो जेजे के साथ मिला हुआ है। हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन सच यही है, इसलिए हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा। और दोस्तों फिर दोनों चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं, जहां ली बता देता है कि जेजे किस तरह डोडो ग्रुप के शेयर्स को खरीद रहा है और उसमें पॉलिटिशियन नील भी उसका साथ दे रहा है। चेयरमैन ली से कहता है कि मैंने उस नील को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तुम एक काम करो, जेजे के साथ रहकर उसके हर मूव की खबर मुझे देते रहो। अब दोस्तों अगले सीन में जेजे, एंड्रयू और जेजे का बॉडीगार्ड चेयरमैन के घर जा रहे होते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि चेयरमैन ने एंड्रयू को घर बुलाया है, मतलब उनकी वाइफ भी इसको देखेंगी और अगर उन्हें पता चल गया कि ये चेयरमैन का नाजायज बेटा है तो बस वो तो तूफान खड़ा कर देंगी। जेजे कहता है कि वैसे भी एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। और दोस्तों दोनों चेयरमैन के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो एंड्रयू को अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहता है। सिंडी तो चौंक जाती है कि पापा तो अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठकर खाना खाने को भी इंसल्ट समझते थे और अब अचानक इसे डिनर पर क्यों बुला दिया है? और चेयरमैन साफ कह देता है कि ये तुम्हारा भाई है बेटा। और इस पर लगता है चेयरमैन की वाइफ को धक्का। वो कहती है ये आप क्या बक रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो अभी जेल में है। तब चेयरमैन कहता है कि सुनो सुनो, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। बस दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन की वाइफ की आंखें लाल हो जाती है। वो जान जाती है कि यही शैलोमी और चेयरमैन के अफेयर से पैदा हुआ लड़का है और अब मेरे इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी, ये वो सोच रही होती है। पर वो गुस्से में एंड्रयू को बहुत बुरा भला कह देती है कि तुम्हारी ऐसी औकात ही नहीं है कि तुम इस घर में कदम रखो, समझे, चले जाओ बाहर। पर दोस्तों एंड्रयू चुप बैठा होता है, बिल्कुल चुप। चेयरमैन कहता है कि अगर बाहर ही जाना है तो तुम चले जाओ, वो कहीं नहीं जाएगा, समझी मेरी बात? और इस पर तो दोस्तों चेयरमैन की वाइफ गुस्से में चिल्लाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। वो जेजे पर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चेयरमैन को पता चलने से पहले तुम उस लड़के का पता लगाओ, अब देखो क्या हो गया है। जेजे मस्त बहाना करता है कि मैडम मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन उसका इतना जल्दी पता लगा लेंगे। चेयरमैन की वाइफ कहती है वो सब मैं नहीं जानती, तुम उस लड़के को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है बस। और यहाँ एंड्रयू सिंडी के कमरे में जाता है, जहाँ वो कॉस्टली वाइन पी रही होती है।
वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। एंड्रयू कहता है ये कमरा तो वाइन बोतल से भरा हुआ है और सारे एक्सपेंसिव लगते हैं। कहकर वो एक बोतल लेकर पीने लग जाता है। सिंडी कहती है देखो तुम चाहे मुझे बहन समझ लो पर मैं तुम्हें कभी अपना भाई नहीं मानूंगी। वो कहता है कि देख बहना, तुम ना पहले ढंग से बात करना सीखो, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, समझी, तब बनोगी तुम मेरी बहन। सिंडी अचानक भड़क जाती है कि कल तक जो अजनबी था वो अचानक भाई बन के घर में घुस आया। इतने में जेजे आकर कहता है कि एंड्रयू बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बुला रही है, मतलब चेयरमैन की वाइफ तुम्हें बुला रही है। एंड्रयू भी वहाँ पर जाता है तो चेयरमैन की वाइफ उसे और उसकी माँ को गाली देने लग जाती है। वो कहती है कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो, जिस तरह उसने मेरे पति को बहला फुसला कर अपने कब्जे में कर दिया था, तुम भी वही करने आए हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और सच तो यह है कि मेरे पति को तुम्हारी माँ से कभी प्यार था ही नहीं। वो तो उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ एक बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से आज तुम इस घर में घुस आए हो। एंड्रयू अपनी माँ के प्रति ऐसी बातें सुनकर दोस्तों गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या वो मेरी माँ को पसंद नहीं करते थे? एक बात बताऊं आपको, मेरे पापा को आपसे कभी प्यार था ही नहीं, वो तो मेरी माँ से प्यार करते थे। चेयरमैन की वाइफ ये सुनना नहीं चाहती थी और खींच कर थप्पड़ मार देती है और रोती भी कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, समझे। एंड्रयू कहता है देखिए, आपने जिस तरह मेरी माँ को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाला था ना, वैसे तुम मुझे नहीं निकाल सकती। कहकर वो चला जाता है। दोस्तों चेयरमैन की वाइफ का मुंह तो लाल पे लाल होता जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं जेजे के सीक्रेट ऑफिस को, जहां वो लोग डोडो ग्रुप के शेयर्स को लगातार गिराने की कोशिश में लगे होते हैं। नेगेटिव कमेंट्स भी लिख रहे होते हैं। ली तो उनका विश्वास जीतने के लिए सबके लिए स्नैक्स भी खरीद कर लेकर आता है। जेजे बताता है कि कुछ ही दिनों में मुझे 100 मिलियन के करीब मिलने वाला है और तब मैं डीडीजी के सारे शेयर्स को खरीद लूंगा। फिर वो ली को नेल से मिलने को कहता है, जहां पर प्रेस के बड़े बड़े लोग आए होते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री का सीईओ विक्टर भी आया होता है। असल में विक्टर की कंपनी ने कुछ वेपन्स बनाए थे जो अचानक ब्लास्ट हुए और कुछ सोल्जर्स की मौत हो गई थी। उस बात को दुनिया से छुपाने के लिए इन लोगों ने प्रेस के इन लोगों को बुलाया है। शायद उस न्यूज को पब्लिश ना करने के लिए इन्हें पैसे दिए जाएंगे और ये पैसे उन्हें ली के जरिए दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बदले में विक्टर नेल को बहुत बड़ी रकम देने वाला है और उन्हीं पैसों से जेजे डोडो ग्रुप के शेयर्स खरीदने जा रहा होता है। देखा दोस्तों इनका प्लान, पर ली तो ये सब कुछ जान चुका है और वो सीधे जाकर चेयरमैन को सब कुछ बता देता है। चेयरमैन कहता है कि मैं भी प्रेस के लोगों को जानता हूँ। नेल का विक्टर के साथ जो लिंक है उसके बारे में हम पब्लिश करवाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम भी देंगे। अब दोस्तों यहाँ मोजो एक एक करके प्रेस के ओनर से मिलता है और उन्हें कहता है कि नेल ने तुम्हें जिस खबर को ना छापने के पैसे दिए थे, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। तुम बस उस खबर को फ्रंट पेज पर बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ छाप दो। पर चीफ एडिटर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए भाई। मोजो कहता है कि सालों साल से डोडो ग्रुप के सारे एड सिर्फ आपके न्यूज़पेपर को दिए जाते हैं। डोडो ग्रुप के एड से आपको जो हर साल रकम मिलती है शायद ही आपको कोई और देता होगा, इसलिए सोच समझ कर फैसला कीजिए, सब आपके हाथ में है। इस तरह दोस्तों जरा उसको डरा धमका कर मोजो चला जाता है। अगले दिन नेल जेजे से कहता है कि सुना है तुमने चेयरमैन के नाजायज बेटे को बढ़िया ट्रेन किया है, पर तुम सावधान रहना, उसके शरीर में भी चेयरमैन का खून है, पता नहीं कब रंग बदल दे। जेजे कहते हैं नहीं, मैंने उसको ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और तब बॉडीगार्ड घबराकर वहां भागा चलाता है। उसके हाथ में दोस्तों आज का न्यूज़पेपर होता है। फ्रंट पेज पर ये न्यूज छपी होती है कि विक्टर की कंपनी के वेपन्स अचानक से ब्लास्ट हुए जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए और इस बात को छुपाने में नेल उसकी मदद कर रहा है। नेल तो चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। विक्टर न्यूज़पेपर को देखकर नेल को कॉल करके खूब चिल्लाता है कि मैं ही पागल था जो तुम पर भरोसा किया, ये क्या छुपवा के रख दिया है तुमने। नेल तो कॉल ही काट देता है और भड़क जाता है कि उसका पता लगाओ जिसने हमारी सीक्रेट बात को पेपर में छपवा दिया। दूसरी ओर जेजे ली और एंड्रयू को बताता है कि अब तक उस स्पाई का पता नहीं चला जो हमारे ही बीच रहकर हमारी खबर उस चेयरमैन को दे रहा है। ली खुद को बचाने के लिए एंड्रयू को शक की नजर से देखता है तो एंड्रयू भड़क जाता है कि मुझे क्यों देख रहे हो। फिर से दोस्तों इनकी बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर में ली वहां से निकल जाता है, पर लगता है जेजे को ली और एंड्रयू दोनों पर इतना विश्वास है कि वो इनमें से किसी पर भी शक नहीं करना चाहता। अगले सीन में विक्टर नेल से मिलने आता है। नेल माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं उस गद्दार का पता लगा कर रहूंगा जिसने हमारी पोल खोल के रख दी है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस मामले में मैं आपका नाम आने नहीं दूंगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए बस। फिर नेल एक प्रेस मीट बुलाता है जिसमें वो बताता है कि कुछ न्यूज़पेपर्स गलत खबर छाप रहे हैं कि मेरा और विक्टर का कोई लिंक है। ऐसा कुछ नहीं है और मैंने एक स्पेशल टास्क फोर्स को काम पे लगा दिया है जो पता लगाएंगी कि वेपन्स का एक्सप्लोजन कैसे हुआ और क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश के सोल्जर्स और लोगों की सुरक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ दोस्तों दिखाते हैं अब कि जेल में नाथन सजा काट रहा है, पर वहाँ भी वो अपने सेलमेट्स को डरा धमका कर अपना मसाज करवा रहा है। देखा दोस्तों, इतने में गार्ड आकर बताता है कि तुमसे मिलने कोई आया है। नाथन खुश हो जाता है कि माँ आई होगी
वो भाग कर जाता है, पर वहाँ उसका असिस्टेंट खड़ा होता है। वो बताता है कि घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर आप पहले से परेशान है तो वो सब जानकर और परेशान होंगे, इसलिए इस वक्त मैं कुछ नहीं बताना चाहता। पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर जिना से मुझे बदला लेना है। तुम एक काम करो, बॉबी के कुछ आदमियों को कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि जिना को ऐसे पीटना कि वो अधमरी हालत में हॉस्पिटल में पड़ी रहे, तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, और तभी एंड्रयू, शिरिल और उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं। जिना तो छुप जाती है और सोचती है कि इन्हें भी इसी रेस्टोरेंट में आना था क्या, पर शेरिल को पता था कि जिना इसी रेस्टोरेंट में काम करती है, इसलिए वो जानबूझकर जिना को ढूंढ निकालती है और कहती है हमारा ऑर्डर लो। जिना भी हंसकर उनसे बात करती है, पर शेरिल कहती है तुम वेट्रेस हो और हम कस्टमर्स, इज्जत से बात करो, समझी। खाने के बाद वो जिना को टिप्स भी पकड़ा देती है कि जाओ खुश रहो। अब एंड्रयू को उसे चुप कराने का एक ही रास्ता सोचता है और वो कहता है कि चलो वापस ऑफिस चलते हैं। जिना बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। फिर वो प्लेट्स को उठाकर लेकर जा रही होती है तो एंड्रयू कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लो। जिना कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आओ ही ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, निकल जाओ यहाँ से और अपने पैसे अपने पास रखो। दूसरी ओर दोस्तों, नाथन के असिस्टेंट ने गुंडे को भी तैयार कर लिया था जिना को पीटने के लिए। जिना अपने घर जा रही होती है और तब वो आदमी एक बड़े डंडे के साथ उसका पीछा करने लगता है। जिना घर के पास पहुंचती है तो वहाँ पर एंड्रयू बैठा होता है, जिसको देखकर वो गुंडा भाग जाता है कि ये अटैक करने का सही समय नहीं है। पर दोस्तों, एंड्रयू को यहाँ पर पाकर जिना चौंक जाती है और पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो मैं इतना कहकर वो जिना के ऊपर गिर पड़ता है। लगता है उसने बहुत शराब पी ली है। जिना उसको खींचकर अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे अपने बेड पर सुलाकर वो बड़बड़ाती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, पहले नौकरी गई और अब मेरा बेड भी इस गधे ने ले लिया, कहकर वो पास में सोफे पर सो जाती है। दूसरी ओर ली पैनी से फोन पर बात करते हुए कार में जा रहा होता है और उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। दोस्तों, वो एक दुकान के आगे गाड़ी रोककर अंदर जाता है, पर वहाँ से वो चुपके से देखता है कि कौन फॉलो कर रहा है। असल में जेजे का बॉडीगार्ड उसे फॉलो कर रहा था। ली समझ जाता है कि जेजे को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया, तो बॉडीगार्ड जेजे को कॉल करके बताता है कि ली एक दुकान के अंदर गया है। सारा दिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बल पर हम उस पर शक करें। अब जेजे सोचता है कि अगर ली स्पाई नहीं है तो क्या एंड्रयू स्पाई है। वो एंड्रयू को कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जेजे को अब एंड्रयू पर होता है अच्छा वाला शक, पर एंड्रयू तो जिना के घर में है। आधी रात को उसका नशा उतरता है और वो चौंक जाता है कि मैं जिना के घर में कैसे आया। वो तुरंत निकलने वाला होता है, पर देखता है कि जिना सोफे पर सोई हुई है। उसने एंड्रयू को अपना बेड दे दिया था और खुद यहाँ पर सो गई थी बेचारी। एंड्रयू उसे उठाकर उसके बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ओके। वो भाग जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ ली मोजो को बताता है कि तुम्हें पता है जेजे को मुझ पर शक हो गया है, उसने अपना बॉडीगार्ड मेरे पीछे लगा दिया है। मोजो कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम्हें कुछ भी करके फिर से जेजे का विश्वास जीतना होगा। तो अगले दिन ली एक पक्का प्लान बनाकर जेजे के सीक्रेट ऑफिस में जाता है। लंच के लिए सभी बाहर चले जाते हैं, पर एक आदमी वहीं बैठा बैठा बहुत ही सिंसियरली काम कर रहा होता है। लगता है दोस्तों ली अब इसे फंसाने वाला है। वो उसके पास जाकर बात करने लग जाता है। इसी बीच उसे किसी आइटम डिलीवरी का कॉल आता है, पर असल में मोजो कॉल कर रहा था। मोजो कहता है कि सर आपके लिए एक पार्सल है, कहाँ पर डिलीवर करो। वो कहता है कि नीचे रख के चले जाओ, लेकिन मोजो कहता है कि पर सर नीचे तो कोई है नहीं, कहाँ रखूं। वो कहता है कि अबे नीचे कहीं भी रख देना, मैं बाद में ले लूंगा, कहकर वो कॉल कट कर देता है। और फिर वो ली से कहता है कि एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रहो, मैं प्लेट रख कर आता हूँ। और दोस्तों, इस तरह वो अपना मोबाइल छोड़कर चला जाता है। मोजो ने जो अभी कॉल किया था ना, उसे ली मोजो के नाम से सेव कर देता है। फिर फोन को वहीं पर रखकर तुरंत जेजे से मिलने जाता है और बताता है कि मैं मोजो से बात कर रहा था और उस वक्त मोजो को आपके सीक्रेट ऑफिस के एक आदमी का कॉल आया था, शायद वही स्पाई है, आप जल्दी चेक कर लीजिए। जेजे भी तुरंत अपने ऑफिस जाकर उस चश्मे वाले का फोन चेक करता है, तो उसमें मिलता है मोजो का नाम और नंबर। और ठीक उसी वक्त मोजो फिर से कॉल करता है दोस्तों। तब जेजे कॉल अटेंड करता है। मोजो कहता है क्यों बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। लगता है उस जेजे को शक हो गया है कि उसकी टीम में कोई स्पाई है, कहीं वो तुम्हें पकड़ न ले, इसलिए सावधान रहना समझे। और यहाँ जेजे को यकीन हो जाता है कि चश्मे वाला आदमी ही स्पाई है और वो उसे मार कर भगा देता है। एक बार फिर दोस्तों इस तरह जेजे को ली पर भरोसा हो जाता है और वो कहता है कि वाह, एन वक्त पर तुमने ठीक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमने लगभग 30 फेक अकाउंट्स क्रिएट किए थे और अब हमें नए अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ली इस बात को दोस्तों जहन में रख लेता है। फिर वो पैनी को बताता है कि वो 30 फेक अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, जिन्हें वो पेन ड्राइव्स में सेव करेंगे। अगर हम उनके 30 अकाउंट्स को अपने फेक अकाउंट से रिप्लेस कर दें तो वो पैसे सीधे हमारे अकाउंट्स में जमा होंगे और इस तरह हम जेजे के हाथ से वो सारे शेयर्स और पैसे छीन सकते हैं। अगले सीन में ली एकदम मायूस चेहरा लिए जेजे और एंड्रयू के साथ बैठकर खा रहा होता है।
जेजे एंड्रयू के सामने ली की बहुत तारीफ करता है कि अगर तुमने ऐन वक्त पर स्पाई को पकड़ा ना होता तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। अगले हफ्ते तक हमारा सारा अमाउंट मिल जाएगा और हम डोडो ग्रुप को खरीद पाएंगे। फिर देखना तुम, हमारा ही राज चलेगा बस यहाँ पर। उसके बाद डोडो ग्रुप में एंड्रयू एक बहुत बड़ी पोजीशन पर होगा और एंड्रयू तुम ली को अपनी मुट्ठी में रख लो क्योंकि वो बहुत ही वफादार और समझदार है। एंड्रयू कहता है कि सबसे पहले तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। जवाब में ली कहता है कि अगर तुम ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए तो सबसे पहले मैं खुद ही रिजाइन करके चला जाऊंगा। जेजे इन दोनों को चुप कराता है दोस्तों और तब बॉडीगार्ड आ जाता है। वो कहता है कि सर, ली के पेरेंट्स का मेमोरियल उस जगह से हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, हम पूरी कहानी में हीरो को उसके असली नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन असल में ये लोग ली को चैंग के नाम से ही जानते हैं क्योंकि उसकी नई आइडेंटिटी यही है ना, चैंग। उसका असली नाम तो ली है जो ये लोग नहीं जानते। इसीलिए बॉडीगार्ड कहता है कि ली के पेरेंट्स का मेमोरियल अपनी जगह से हटाया जा रहा है क्योंकि हमने उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तो इस पर जेजे कहता है कि अब उस मेमोरियल की जरूरत क्या है, उनसे कहो कि मेमोरियल हटा दे, हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाएंगे। ली शॉक हो जाता है कि ये मेरे पेरेंट्स की जो यादें बची कुची हैं उन्हें भी मिटाने पे तुला हुआ है। तब एंड्रयू पूछता है कि अरे कौन है ये ली और उसके पेरेंट्स को क्या हुआ था। जेजे कहता है ली वो था एक साइको जिसने अपने ही पेरेंट्स का खात्मा कर दिया। बेचारा दोस्तों, ली अंदर ही अंदर चल रहा होता है पर बाहर कोई रिएक्शन दिखाना नहीं चाहता। वो झट से उठ जाता है और कहता है मैं तो भूल ही गया, चेयरमैन ने मुझे बुलाया था, मुझे जाना होगा अभी। कहकर वो निकल जाता है और सीधे अपने पेरेंट्स के मेमोरियल की ओर ड्राइव करता है। बड़ी टेंशन में होता है वो और मेमोरियल वालों को कॉल करके चिल्लाता है कि मेरे पेरेंट्स की अस्थि को कोई हाथ न लगाए, मैं अभी आ रहा हूँ। जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, अस्थियों को कोई कुछ नहीं करेगा। पर मेमोरियल वाले बताते हैं कि उसे तो कब का कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है। ली दोस्तों सीधे कब्रिस्तान पहुंचता है जहां उसके पेरेंट्स की अस्थि को एक गड्ढे में डाल रहे होते हैं। ली चिल्लाता हुआ भागता है कि प्लीज उसे मत फेंको, पर इतने में वो सारी अस्थि फेंक चुके थे। ली बची कुची भी अस्थि निकालने की कोशिश करता है पर तब उसे कुछ जलने की बू आती है। वो देखता है कि उसके पेरेंट्स की याद में जो चीजें मेमोरियल में रखी थी उन सबको जलाया जा रहा है। वो भागकर वहां पर जाता है और अपना कोट उतारकर आग को बुझाने लगता है पर काफी चीजें जल चुकी थी। यहाँ ली के अंदर जैसे दोस्तों ज्वालामुखी फट रही होती है और वो गुस्सा और बेबसी के बीच की स्थिति में होता है और चीखने लगता है। यहाँ से जेजे से बदला लेने की उसके अंदर की आग अब और तेज हो जाती है। अब जेजे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं जल्दी उसका खात्मा कर दूंगा, इस तरह की उसकी सोच होती है। एंड ली के इस दृढ़ निश्चय के साथ होता है पार्ट 15 का दी एंड। क्यों दोस्तों, जोर पकड़ रही है ना ये सीरीज की कहानी। अब ली जेजे के साथ क्या करने जा रहा है, डोडो ग्रुप की क्या हालत हुई और क्या जेजे ने पता लगाया कि असली स्पाई ली है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले पार्ट्स में, तो बस इंतजार कीजिए प्लीज। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।